हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आइए जल्दी से देख लेते हैं कौन सी क्लास है, कौन सा चैप्टर है और टॉपिक कौन सा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, जब भी हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ते हैं मतलब हम मेनली इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वजह से हर एक टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ना कि क्लास 11th और 12th क्लास के पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज हर एक स्टूडेंट और हर एक व्यक्ति जिसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि एक्चुअल में वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये टॉपिक्स बहुत उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, चैप्टर 3, टॉपिक है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से मिलिट्री और डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। और उसके बाद आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कैसे बना, इंडिया पाकिस्तान वॉर सुनते हैं हम 1971 का। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, क्यों था, कैसे था, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बांग्लादेश। अभी मैप पर भी हम देखेंगे। अब इसमें भी अगर हम बात करें स्टेट्स की तो रंगपुर, राजशाही, ढाका, सिलहट, खुलना, चिट्टागोंग, बरीसल्च, इस तरीके से पूरे यहाँ पर हम स्टेट्स देख पा रहे हैं बांग्लादेश के। ठीक, तो बांग्लादेश पढ़ने से पहले एक मैप है, उसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये इंडिया है और ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, मतलब कि जो पार्टीशन हुआ, ठीक, तो कब हुआ पार्टीशन? 1947 में। और यहाँ से जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ तो एक तो वेस्ट पाकिस्तान बना, ठीक, और एक बना ईस्ट पाकिस्तान। कैसे बना, क्या बना? एक तो ये हमारी जो सेकंड बुक है कौन सी बुक हम पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कौन सी है या कैसे डेमोक्रेसी है या किस तरीके से डेमोक्रेसी आई। तो ये हम देख पा रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया और ये हम देख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान, जो आज की डेट में क्या है, बांग्लादेश। कब बना ये बांग्लादेश? आफ्टर 1971। तो स्टार्ट करें सेशन को। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो बांग्लादेश था वो 1947 से 1971 तक किसका पार्ट रहा? पार्ट रहा पाकिस्तान का। ठीक है, क्लियर हुआ? पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आप चाहें तो इसे नोट डाउन करते जाइए। और उसके बाद इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशनड एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि जो बंगाल और असम का पार्टीशनड एरिया था ये प्रॉपरली कवर कर रहा था। तो कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं पार्टीशन से पहले? तो एक तो बंगाल, जो आज की डेट में इंडिया में वेस्ट बंगाल है, प्लस कुछ असम का एरिया ये कंसिस्ट कर रहा था। तो ये पूरा एरिया जब पार्टीशन में हुआ तो ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर हुआ आपको? मतलब कि पार्टीशन से पहले 1947 से पहले जो बांग्लादेश था वो इंडिया का ही पार्ट था। और कौन से स्टेट्स की अगर हम आज बात करें तो असम और वेस्ट बंगाल का एक एरिया कंसिस्ट करता था। फिर 1947 में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के टाइम पर इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए और यहाँ से एक वेस्ट पाकिस्तान बना और ये वाले पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान कहने लगे। ठीक, क्लियर हुआ? और आगे बढ़े तो फिर ये देखा गया कि जो यहाँ के लोग थे इन्होंने बिल्कुल रिसेंट किया डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। मतलब कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान पर डोमिनेशन करता था, रूल्स रेगुलेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था तो ये इसी का पार्ट। तो दोनों को इक्वली चलाना था, बट वेस्ट पाकिस्तान क्या करता था, इसको डोमिनेट कर रहा था। और यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ से इन्होंने एक चीज़ और कही, ये कि ये क्या कर रहा था, वेस्ट पाकिस्तान अपनी जो उर्दू लैंग्वेज है इनकी, इसको भी इम्पोज कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान पर। और मेनली यहाँ पर हम किसका पार्ट देख रहे हैं, असम और बंगाल वाला पार्ट। तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और रिसेंट किया कि ना डोमिनेशन हो हमारे यहाँ पर और ना ही उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज किया जाए। आगे की कहानी क्या हुई? अब पार्टीशन के तुरंत बाद, पार्टीशन हुआ
ये इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रोटेस्ट किया अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में, मतलब कि जो इनकी बंगाली कल्चर है, लैंग्वेज है, इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझ रहे थे और ये चाह रहे थे कि हमारा पूरा कल्चर यहाँ पर भी इम्पोज हो जाए। और इस चीज़ के अगेंस्ट में यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक। और अभी ये ईस्ट पाकिस्तान ही है, कब तक? 1971 तक। क्लियर है? आगे बढ़े तो ये मैपिंग में हमें थोड़ा सा बताया है कि ये इंडिया वाला एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया बताया हुआ है। अदर स्टेट्स को हमने यहाँ पे इस तरीके से जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस टाइम पे ये बताएं कि जैसे हैदराबाद में, कश्मीर में उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ माइग्रेशन हो रहे थे, ठीक। और ये बताया है कि इस तरीके से ये सिक्किम वाला पार्ट है, ये पूरे एरिया को, बंगाल को, इन सब को कवर कर रहा था। तो इस तरीके से 1947 में ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक। उस टाइम पर क्या होता है कि जब लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं कि अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो हमारे साथ, इसी के साथ साथ ये डिमांड करते हैं किस चीज़ की, कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब कि वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान है तो एक ही, भले ही एक सेपरेशन की वजह से इन्हें अलग अलग वेस्ट और ईस्ट नाम दे दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ से डोमिनेशन यहाँ नहीं चलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इक्वल ट्रीटमेंट कहने का मतलब ये है कि हमेशा इनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो, हम इधर से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए, ये चीज़ ये चाह रहे थे। मतलब बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल पावर को लेकर ये कह रहे थे कि फेयर ट्रीटमेंट हो एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल पावर में भी फेयर शेयर हो, ठीक। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पर जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान का जो डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट में लेड कर रहे थे स्ट्रगल को। मतलब यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये यहाँ पे हमारा ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट नहीं वेस्ट पाकिस्तान, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारा वेस्ट पाकिस्तान और ये यहाँ पे हमारा ईस्ट पाकिस्तान। पूरी तरीके से वेस्ट पाकिस्तान इसको डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट करने की वजह से यहाँ के लोग रिसेंट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने के टाइम पर ये भी कह रहे हैं कि इक्वल शेयर होना चाहिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी लीडर होना चाहिए। अब कोई ना कोई तो होगा जो यहाँ पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करेगा, लीडरशिप में कोई तो लीडर रहेगा ना जो जाकर बात रखेगा लोगों की। तो यहाँ पर थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने लीडरशिप एक तरीके से की पॉपुलर स्ट्रगल की जो वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन के अगेंस्ट में चल रहा था, ठीक। अब आगे क्या हुआ, ये व्यक्ति कौन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो मुजीबुर रहमान थे ये क्या चाह रहे थे, इनकी डिमांड क्या थी? तो ये कह रहे थे ऑटोनॉमी हो ईस्टर्न रीजन की, ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी हो। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हम अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करें, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर एक रूल्स रेगुलेशंस हमारे हिसाब से हो, हमारा अपना कल्चर हो, हमारी अपनी लैंग्वेज हो। इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कंट्री बनती है या देश बनते हैं तो वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। तो 1971 में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के टाइम पर जो अवामी लीग थी, ठीक है, तो अवामी लीग में कौन थे? अवामी लीग के लीडर एक तरीके से ऐसे समझ लो कि शेख मुजिब थे, ठीक। अवामी लीग जो शेख मुजिब एक तरीके से लीड कर रहे थे, ये पूरी सीट्स जीत जाते हैं कहां पर? ईस्ट पाकिस्तान में। और इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे पाकिस्तान के लिए बनी गई थी, पूरा पाकिस्तान कैसा, मतलब होल पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, यहाँ पे इन्हें मेजॉरिटी मिल जाती है। किसको? शेख मुजिब को। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज की गई कि हम भी अपना संविधान बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं। लेकिन होता ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं 1970 में, तो ईस्ट पाकिस्तान में जो अवामी लीग रहती है वो जीत जाती है और इसके लीडर रहते हैं शेख मुजिब। और ईस्ट पाकिस्तान में इन्हें जो एक तरीके से सारी सीट्स मिल जाती हैं और ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिला के सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स किसे मिलते हैं? शेख मुजिब को। अब मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से वेस्ट पाकिस्तान तो डोमिनेशन करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर जीत कौन गया? ईस्ट पाकिस्तान। मतलब ईस्ट पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन जीत गया एक तरीके से, ऐसे समझ लो। लेकिन
अब असेंबली ने यहाँ पर क्या किया, तो जो गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वेन द असेंबली, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर लीडर शेख मुजीब हैं, ठीक है, तो शेख मुजीब क्या करेंगे, एक तरीके से फेयर ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अनफेयर किसके साथ हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे अब वेस्ट पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखनी ही नहीं है, बनानी ही नहीं है, और शेख मुजीब को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो डोमिनेशन के साथ साथ यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान है वो सबसे ज़्यादा क्या होने लग गया, एक तरीके से रिप्रेसिव होने लगा और डोमिनेट करने लगा। हम ये जानते हैं, जो हमने पाकिस्तान वाला केस पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक में, कि जनरल याहिया खान थे, ठीक है, मतलब जो भी मिलिट्री रूलर रहते थे उनको क्या करते थे, कंट्री की बागडोर संभालने के लिए दे दी जाती थी और वो बन जाते थे प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे यहाँ पर मिलिट्री रूल था जनरल याहिया खान का, ये पाकिस्तानी आर्मी से थे, और इन्होंने कोशिश की कि बंगाल में बंगाली पीपल को दबाया जाए, सप्रेस किया जाए, और उसके लिए क्या करेंगे, तो ये क्या कर रहे थे, एक तरीके से जो बंगाली पीपल मास मूवमेंट्स चला रहे थे, और मास मूवमेंट्स क्यों चलाए जा रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के अगेंस्ट में। तो इन्होंने ये कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में जाके जो ये मास मूवमेंट है इन्हें क्या कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए। अब मास मूवमेंट्स अगर सप्रेस किए जाएंगे तो क्या होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे, ठीक। जब यहाँ पर बंगाली पीपल को सप्रेस करते हैं, इनके मास मूवमेंट्स को, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, मतलब अब वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया, और वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जाकर लोगों को मार रही है, या एक तरीके से उन्हें क्या करना चाह रही है कि मास मूवमेंट जैसे भी तैसे भी करके रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए। जब लोगों पे अटैक किया जाता है तो लोगों के पास कोई भी एक तरीके से वे नहीं बचता है, तरीका नहीं बचता है, और वो क्या करते हैं, वो इंडिया की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। मतलब एक बार अगर हम ईस्ट पाकिस्तान वाले मैप पर जाएं, ये तो यहाँ पे ये आर्मी आई, इसने यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट किया, और अटैक करने की वजह से अब लोग कहाँ आने लग गए, इंडिया में माइग्रेट करने लगे, ठीक। अब ये जब इंडिया में माइग्रेट करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, इंडिया में आएगी। तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी इंडिया में, मतलब बॉर्डर्स पे आके इन्होंने क्या किया, बॉर्डर्स पे आके ये रहने लगे, और इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। आगे क्या होता है, जिस तरीके से आप इमेज देख रहे हैं, और ये इमेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करती है और ईस्ट पाकिस्तान बनता है क्या, बांग्लादेश। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है, क्योंकि बांग्लादेश के लोग अब डिमांड करने लगते हैं। दो डिमांड ये करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि इंडिपेंडेंस के लिए आप हमें हेल्प करें, और एक तरीके से फाइनेंस या मिलिट्रीली हेल्प जो हम देखें, ठीक है। तो इंडिया इस डिमांड को फुलफिल करता है, जो ईस्ट पाकिस्तान आज के डेट में बांग्लादेश है, उनके इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, और इंडिया बांग्लादेश को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देता है। इस सपोर्ट के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाता है दिसंबर 1971 में। यहाँ से पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर करती हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। क्लियर हुआ। तो अब ये सरेंडर कर रही हैं पाकिस्तानी फोर्सेस कि ठीक है अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और ईस्ट पाकिस्तान को क्या बना दिया जाए, बांग्लादेश। ठीक, अब अगर हम इन व्यक्ति की बात करें तो बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। इनके बारे में मैं बता दूं तो ये कौन है, तो ये हैं शेख मुजीब, जिनको अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। ठीक, तो अब बांग्लादेश जब बन गया तो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 3 चीज़ों को इन्वॉल्व किया। सबसे पहले सेक्युलरिज्म, मतलब हम हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, सेक्युलर रहेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यहाँ पर इस तरीके से आप भी फ्लो चार्ट्स बना लीजिए। तो डेमोक्रेसी यहाँ पर दिखाई कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा गवर्नमेंट में, और सोशलिज्म,
एक तरीके से हम वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करेंगे। ये 3 चीज़ें इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। क्या क्या? सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ठीक, इसके बाद 1971 से कहानी स्टार्ट होती है डेमोक्रेसी की बांग्लादेश में। शेख मुजीब जो ये व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहां पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों रहते हैं, अब इन्होंने इस फॉर्म को हटाकर, मतलब डेमोक्रेसी अब एक तरीके से नहीं है यहाँ पर, और क्या ले आई है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट पूछा जाए, आपके एग्जाम में इस तरीके से के स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान रखना। 1975 में शेख मुजीब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जितनी भी पार्टीज थी ये सभी को हटा देते हैं और सिर्फ अपनी एकमात्र पार्टी आवामी लीग को ही इस्टेब्लिश रहने देते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टेंशन्स होते हैं, और इन ड्रामेटिक और ट्रेजिक एक तरीके से डेवलपमेंट के बीच में इन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। किसके द्वारा? मिलिट्री अपराइजिंग के टाइम पर इन अगस्त 1975। अब नए मिलिट्री रूलर आते हैं, जियाउर रहमान, ये अपनी एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं और ये इलेक्शंस जीत जाते हैं 1979 में। इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है और अनदर मिलिट्री यहाँ पर आते हैं रूलर और टेक ओवर कर लेते हैं, और इसमें लीडरशिप होती है लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद की। ठीक, अब ये आप एक इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज है डेमोक्रेसी की। ठीक, क्योंकि हमने देखा कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं तक फिर से ख़त्म होने लगी, पार्टीज़ को हटा दिया गया, फिर अपनी प्रॉपर पार्टी इस्टेब्लिश करना, फिर उसके अकॉर्डिंग रूल करना। तो जो बांग्लादेश के लोग थे अब फिर से डिमांड करते हैं डेमोक्रेसी की, कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी ही स्थापित हुई थी और डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए। स्टूडेंट्स मेनली बांग्लादेश में सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इरशाद को फोर्स करते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है आप अलाउ करिए लिमिटेड स्केल पे, मतलब यहाँ पर जो मिलिट्री रूल चल रहा है एक तरीके से उसको समाप्त करिए, या आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको तो थोड़ा सा रहने दीजिए। ठीक, आगे क्या होता है, बाद में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं 5 साल के लिए। मास पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से 1990 में इन्हें भी स्टेप डाउन करना पड़ता है। फिर 1991 में इलेक्शंस हुए और 1991 से लेकर अभी तक वहाँ पर बांग्लादेश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैं, जैसे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं और जो भी ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश में अब कौन वर्किंग में है, तो मल्टी पार्टी इलेक्शंस के थ्रू वर्किंग हो रही है, डेमोक्रेसी ही है। क्लियर हुआ? तो ये थी डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी आई बांग्लादेश में, कैसे ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।